नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ना 1 फरवरी के जो भी आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली 3 आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में, किस तरह से इंडिया चाइना की जो रिलेशन है 1988 के बाद से 2017 तक चले, ठीक है। और जब फिर गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से थोड़े से जो रिलेशन थे ख़राब हो गए थे। फिर उसके बाद से रिलेशन थोड़ा फिर से बेटर होना स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है। उसके बाद ट्रम्प जब से राष्ट्रपति बने प्रेसिडेंट के 20 तारीख को जब उन्होंने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली थी, उसके बाद से उन्होंने ना बोला है कि वो अगले 100 दिनों में 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे। और किस तरह से उनका जो पीरियड है इंडिया के लिए और ग्लोबली किस तरह से वो इम्पेक्ट कर रहे हैं उनकी प्रेसिडेंसी। तीसरा आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि किस तरह से जो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन है इन एग्रीकल्चर सेक्टर वो वेरी किया है। और सेक्टर में और उनका जो पार्टिसिपेशन है स्पेशली रूरल एरिया में फीमेल्स का वो फार्म सेक्टर में, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो पहले हम चलो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, वो है इंडिया चाइना टाइज के बारे में। तो बेसिकली इसमें ये रखा है कि 1988 के बाद से लेके अब तक से लेके अब तक ऑलमोस्ट इंडिया चाइना के रिलेशन ना 3 से 4 चाइना के रिलेशन में 3 से 4 चीज़ें लगातार होती रही हैं। पहला चीज़ कि बॉर्डर इशू बने रहे हैं। बॉर्डर इशू होने की वजह से जो बॉर्डर के ऊपर नेगोशिएशन चलती रही हैं, ठीक है। अब उस अब क्योंकि जो ट्रस्ट इशू रहा है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे नो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स भी लिए हैं, ठीक है। उसके बाद पीपल टू पीपल टाइज भी रहे हैं इंडिया चाइना के। बहुत सारे लोग चाइना से यहाँ पे पढ़ने मतलब इंडिया से चाइना में बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं, ठीक है। और ट्रेड टाइज भी है इंडिया चाइना के बीच में। और जो ट्रेड इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो इंडिया की तरफ डेफिसिट है, ठीक है। इंडिया ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। लेकिन ऑल्दो ये सब चीज़ चलती रही हैं कि बॉर्डर इशू चलते रहे हैं, पीपल टू पीपल टाइज भी बने रहे हैं, और ट्रेड भी चलता रहा है। और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ब्रिक्स है, ठीक है, SCO है, इनमें इंडिया चाइना के बीच में मीटिंग भी होती रही हैं, समिट भी इनके होते रहे हैं। तो आप एक चीज़ देखोगे कि इंडिया चाइना की जो रिलेशन है ना कभी भी बहुत मजबूत नहीं रहे हैं, और कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि एकदम से ब्रेक हो गए। मतलब वो इस तरह से ना इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से वो बने रहे हैं, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन कभी भी ना एकदम से बहुत बेटर नहीं हुए, ऊपर नहीं गए कभी नीचे नहीं गए, ठीक है। ये चीज़ है। और गलवान वैली का इंसिडेंट जब हुआ था तो आपको पता ही है उस चीज़ के बारे में कि उसके बाद से थोड़ा सा जो रिलेशन थे वो डिटेरियोरेट हो गए थे, काफ़ी थोड़ा रिलेशन में गिरावट आ गई थी। लेकिन अभी जो डिप्लोमेटिक टाइज है थोड़ा बेटर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि किस तरह से ट्रम्प के आने से चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि ट्रम्प जब चाइना के ऊपर जैसे उन्होंने पहले उन्होंने बोला था कि 60% टैरिफ लगाएंगे चाइना के ऊपर, टैक्स लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अब वो सिर्फ 10% ही लगा रहे हैं। तो बाकी नो जो एक तरह से होता है ना ट्रेड वॉर जो स्टार्ट करना चाह रहे थे ट्रम्प चाइना के साथ, उसको भी अभी मतलब उतना वो उसको हाइप नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं चीज़ देख रहा हूँ कि चीज़ें बदल रही हैं। जो पहले के ट्रम्प थे वो थोड़े से ज़्यादा एक्साइटेड थे, ज़्यादा अमेरिका वाले फर्स्ट वाली उस अप्रोच में थे, और ज़्यादा वो होता ना कि अनएक्सपीरियंस मुझे देख रहे थे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो चीज़ों को समझ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि चाइना की भी की जो ज़रूरत है USA को है, और USA की जो ज़रूरत है ना वो मुझे लग रहा है कि चाइना को भी है, और इन दोनों की ज़रूरत इंडिया को है, ठीक है। और अब हम देखेंगे चाइना को इंडिया की ज़रूरत क्यों है। देखो पिछले 5 से 10 साल में ना चाइना की जो इकॉनमी है वो सिर्फ 5% से GDP है, वो 5% से ग्रोथ रेट उनकी रही है। अब इस चीज़ के लिए, और उस दूसरा चीज़ क्या है कि इंडिया में बहुत सारी इश्यूज़ हैं एनवायरनमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेके, AI को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके। तो इंडिया को बहुत सारे नो सोलर पैनल चाहिए, ठीक है। जो चिप होती है ठीक है वो चाहिए इंडिया को मोबाइल फ़ोन्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने के लिए। तो कहीं न कहीं चाइना को भी ज़रूरत है इंडिया की, और इंडिया को ज़रूरत है चाइना की। चाइना को ज़रूरत है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और चाइना के जो भी प्रोडक्ट हैं अभी बहुत सारी जगहों से ना उनको बैन किया गया है। USA तो बैन कर रखा ही है, ठीक है। ऑलरेडी इंडिया ने भी कई सारे चीज़ों को बैन कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि एक और चीज़ कि देखो भाई मैं आपको सच सच बता दूँ, आज के जो आर्टिकल है ना वो उतने आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे। उसका एक रीज़न बहुत बड़ा ये है कि आज के जो आर्टिकल्स हैं उनमें कुछ भी चीज़ प्रिसाइजली नहीं दी गई है, ठीक ठीक नहीं दी गई है। सिर्फ अजम्पशन है कि भाई ट्रम्प आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं, चाइना के आगे मूव क्या होंगे।
इंडिया चाइना के जो रिलेशन है थोड़े बहुत उनके ऊपर चीज़ें एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ है, और इंडिया को भी चाइना की ज़रूरत है। ये बताया गया टेररिज्म की वजह से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है इंडिया में थ्रू पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो रिलेशन है चाइना के साथ उसकी वजह से, तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि टू फ्रंट वॉर खुल जाए पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। ठीक है। दूसरा H1 वीज़ा का इशू हम लोग फेस कर सकते हैं USA से, क्योंकि जब से ट्रम्प आए उन्होंने बोला है कि उन्होंने ऑलमोस्ट 7.5 लाख इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं फ्रॉम इंडिया टू USA, उनको उन्होंने बोला है कि इतने लोग इंडिया से अमेरिका में इलीगली मूव किए हैं। ठीक है। दूसरा और भी चीज़ें हैं कि जैसे 18,000 जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी जो डिटेंशन जो होम है उनमें रह रहे हैं USA में, इंडियंस हैं। ठीक है। तो इस तरह से दूसरा आर्टिकल भी यही है और इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जब से ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो उन्होंने जो अमेरिका फर्स्ट की नीति है, ये तो खैर अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी थी उनकी, वो उन्होंने अपनी जो फर्स्ट टर्म था उनका बाइडेन से पहले उसी में दिखा दी थी। और जिस तरह से उन्होंने बोला कि वो 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे इन पहले 100 दिनों में। ठीक है। और वो जिस तरह से गोल्डन एज ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं कि हम अमेरिका में गोल्डन एज लेके आएंगे ट्रम्प। ठीक है। तो वो भी चीज़ है। वैसे यह कि भाई ट्रम्प की जो इनाग्रेशन स्पीच थी और जो ओथ सेरेमनी थी उसमें जयशंकर प्रसाद ने पार्टिसिपेट किया था, USA में गए थे। ठीक है। फिर यही है कि इशू क्या है इंडिया और USA के बीच में इमिग्रेशन को लेकर इशू है। 7.5 जो लाख इंडियन हैं जो इलीगली USA में पहुंच गए हैं थ्रू मैक्सिको और उधर उधर दूसरी कंट्री से पास करके, तो उसका इशू रहेगा। USA ट्रम्प टैक्स लगा सकते हैं इंडिया के बहुत सारे सामान के ऊपर अगर इंडिया उनके हिसाब से नहीं चलता है। दूसरा है सेकंड लार्जेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो USA में ना, USA में मैक्सिको के बाद इंडिया से ही आए हुए लोग सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है। इंडिया सबसे ज़्यादा रेसिपिएंट है ऑफ H1B वीज़ा का। ठीक है। जो USA देता है इंडियंस को सबसे ज़्यादा। ठीक है। इलीगल माइग्रेंट्स की बात मैं आपको बता ही दी, और इलीगल माइग्रेंट्स के मामले में इंडिया थर्ड कंट्री है, मतलब इंडिया जो थर्ड कंट्री जहाँ से सबसे ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स गए हैं USA में, तो वो भी इशू बना रह गया। उसके बाद ठीक है। अब देखो अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर 7.5 लाख लोग वो और 18,000 लोग और इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है, तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की समस्या आ जाएगी। रेमिटेंस जो इंडिया को मिलता है फ्रॉम USA उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। उसके अलावा क्या बोलते हैं जो US ट्रम्प ने बोला है कि वो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% टैरिफ लगा देगा। और आपको बताइए ना कि पहले क्या कर रखा था ट्रम्प ने इंडिया को, जो जनरल जो स्पेशलाइजेशन जो पॉलिसी थी उसकी होता है ना प्रेफरेंस पॉलिसी, कि इंडिया को एक स्पेशल पार्टनर मान रखा था ट्रेड के रूप में, एक स्पेशल स्टेटस दे रखा था, उसको भी इंडिया से ले लिया था उसने। और इंडिया को प्रेशर डाला था इंडिया के ऊपर कि वो ईरान और वेनेजुएला से जो सस्ता ऑयल है वो इम्पोर्ट ना करे। ठीक है। और इस बार वो कर सकते हैं रसिया के बारे में कि भाई इंडिया रसिया से सस्ता ऑयल नहीं खरीदेगा, तो ये भी चीज़ है। और इंडिया खरीदेगा तो उसके ऊपर उसके जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तो वो टैरिफ को यूज़ कर सकते हैं एज अ वेपन, जिसको बोला गया है वेपनाइजेशन ऑफ टैरिफ। ठीक है। पहले जिस तरह की पॉलिसी उन्होंने चाइना के अगेंस्ट दिखाई थी टफ, उतनी टफ नहीं दिखा रहे हैं इस बार। ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे विड्रॉ कर लिया USA को। जैसे WHO है, WHO को हाल ही में कर रखा है, किया है। OECD से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को वो मानती नहीं, वो पहले भी बोलती है। ग्लोबल टैक्स डील है उसको भी नहीं मानते। जब नहीं मानेंगे तो अपने मुताबिक कुछ भी टैक्स लगाएंगे किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो USA एड प्रोवाइड करता है बहुत सारी चीज़ों में, उनको ट्रम्प बोल रहे हैं फ्रीज़ कर देंगे, और कई सारे फ्रीज़ कर भी दिए हैं। ठीक है। दूसरा AI आने की वजह से बहुत सारा जो काम है, एम्प्लॉयमेंट है, वो लोगों से छिन रहा है। तो वैसे ही चाहे वो इंडिया हो चाहे ग्लोबल मार्केट की बात करें, सब में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। और वो किस तरह से उन्होंने बोला है कि उन्होंने $500 बिलियन का ये प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो ट्रम्प के आने की वजह से इनस्टेबिलिटी ग्लोबली और इंडिया में पर्सनली नेशनली हो सकती हैं। और किस तरह से ट्रम्प के आने की वजह से इंडिया के रिलेशनशिप USA के साथ ही नहीं, चाइना के साथ भी इम्पेक्ट कर सकते हैं। और चाइना के साथ ही नहीं, पूरे ग्लोबली ईरान है, वेनेजुएला है, सऊदी अरेबिया है, इसराइल है, और भी जो कंट्री है उनके साथ भी रिलेशन हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो यही एक टॉपिक, यही मतलब बेसिकली
आज आर्टिकल था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, मतलब मैं इसीलिए मुझे मन भी नहीं था बनाने का, पर मैं बना दिया। ठीक है। तीसरा जो आर्टिकल था वो था फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। तो एक सेकंड। तो तीसरा जो आर्टिकल था वो था फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस समझने वाली बात यह है कि पहले क्या होता था कि जो 2004-05 में जो फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट था लेबर मार्केट में, वो पीक पे गया था 2004-05 में। और वो पीक कब पीक हुआ था? 40.8% जो 2004-05 में हुआ था। ये डाटा है फीमेल्स का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट का। ठीक है। लेकिन उसके बाद ये 2005 से लेकर 2017 के बीच में वीमेंस का पार्टिसिपेशन रेट है वर्क फोर्स में, वो नीचे गिरा। लेकिन 2017 के बाद से फिर थोड़ा सा बढ़ा, और अभी देखा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद से उनका जो पार्टिसिपेशन रेट है वर्क फोर्स में वो काफ़ी बढ़ा है। तो ये चीज़ है। ठीक है। स्पेशली रूरल एरिया में 2022-23 में वीमेंस का जो पार्टिसिपेशन रेट था वर्क फोर्स में वो 41.5% था, लेकिन वो बढ़ के अभी 47.6% हो गया है 2023-24 में। रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और अर्बन एरियाज़ में ये जो पार्टिसिपेशन रेट था वो 25.4% था, और वो बढ़ के 28% हो गया है। ठीक है। इसके बाद अलावा बहुत कुछ समझने की चीज़ नहीं है इसमें, बहुत आर्टिकल्स में। बाकी चीज़ें वो बस जो भी राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि किस तरह से वीमेंस के पास एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम रही है। ठीक है। इसलिए उनको एनीवे रूरल एरिया में फार्म सेक्टर में, और अगर अर्बन एरिया में हैं वो, तो उनको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करना पड़ता है। उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है एज अ एम्प्लॉयमेंट के लिए में। ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा कुछ 5 से 6 न्यूज़ जो एडिशनली आपको हेल्प करेंगी और दूसरे वनडे एग्जाम्स में और प्रीलिम्स वगैरह में। पहली न्यूज़ है लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी को हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग। ठीक है। ये बेसिकली स्किन और नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। तो इसमें जो स्किन होती है वो कुछ भी चीज़ सेंस नहीं कर पाती। सेंस मतलब उसको पता नहीं होता कि भाई सेंसेशन क्या होती है। आप उसको टच करोगे, उसको किसी पर्सन को जिसको लेप्रोसी हो रखी है, कुष्ठ रोग हो रखा है, उसको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। ये चीज़ है। तो अभी उसके ट्रांसमिशन के बारे में। ठीक है। और इसको ना हैंसन डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है। और अभी डब्ल्यू ने इंडिया ने क्या क्या किया है कि डब्ल्यू ने 30 जनवरी को लेप्रोसी को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ठीक है। ये फैलता है बैक्टीरिया के थ्रू। और इंडिया दुनिया में सबसे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो इंडिया में पाए गए हैं, 52% नए केसेस। ठीक है। उसमें भी सबसे ज़्यादा केसेस बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और महाराष्ट्र में। ठीक है। इसको कर्व करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव इंडिया ने ले रखे हैं। जैसे 2023 से लेकर 27 की तक टारगेट है कि एलिमिनेट करना है लेप्रोसी को, और उसके ऊपर प्रॉपर एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग बना रखी है। ठीक है। एक निकुष्ट करके ऑनलाइन पोर्टल भी है जिसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसके फैलने के रिगार्डिंग, स्प्रेड होने के बारे में, चीज़ों के बारे में, किस तरह से उसका इंडिया में भी इन्फ्लुएंस स्प्रेड हो रहा है, और मॉनिटरिंग के बारे में। तो पूरा डाटा उस पर अपडेट होता है टाइम टू टाइम। ठीक है। ये चीज़ है। 5वां आर्टिकल पढ़ेंगे हम एल्गल ब्लूम के बारे में। एल्गल ब्लूम के बारे में आपको सीधा बता दूं मैं। एल्गल ब्लूम एक तरह से जो एल्गाई होते हैं वो जो मरीन इकोसिस्टम है उसकी लाइफ लाइन होते हैं। ठीक है। तो एल्गल ब्लूम मतलब होता है इंक्रीज़ होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में बढ़ जाना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाना। ठीक है। जब जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, किसकी वजह से? न्यूट्रिएंट्स की वजह से। जब पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, उसी चीज़ को एटोरिफिकेशन बोलते हैं। अगर पानी में यूटोरोफिकेशन हो जाता है तो भी एल्गल ब्लूम हो जाता है। टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, देखा गया है कि समर के टाइम पे, गर्मी के समय पे जो एल्गल ब्लूम है जनरली होता है। और टर्बिडिटी अगर कम हो जाती है, लो हो जाती है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो लाइट है, लाइट का पेनिट्रेशन बढ़ जाता है पानी में। इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस
एक अच्छी क्वांटिटी में होता है, उसकी वजह से एल्गल जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये अच्छी कंडीशन नहीं है फॉर मरीन लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये बस इतना ही जानना है इसके बारे में। 2-3 चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखना, टर्बिडिटी, इडोरिफिकेशन और एल्गल ब्लूम बेसिकली है क्या मतलब। ठीक है, थर्ड आर्टिकल इसमें वो है वासनी के बारे में। वासनी एक एआई बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम पे ट्रांसलेशन करता है इंडियन लैंग्वेजेस का इंग्लिश में। मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट में लिखोगे तो वो बोलने लगेगा। ठीक है, स्पीक करेगा। और वॉइस टू वॉइस भी ट्रांसलेशन होता है। तो ये चीज़ है इसको, मतलब हासनी जो बेसिकली एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया था 2022 में गुजरात में, गुजरात के जो गांधीनगर है वहाँ पे। ठीक है, और इसको बेसिकली लॉन्च किया था भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया लिमिटेड के द्वारा, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसको मैनेज किया जाता है जो डिजिटल इंडिया भाषा जो एक तरह से डिवीज़न है उसके द्वारा। ठीक है, इसको डेवलप किया गया था बाय जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके द्वारा। और अभी बेसिकली क्या हुआ है कि त्रिपुरा ने एक एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू यूज़ भाषणी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हम अगला जो आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगला जो आर्टिकल है हम लोग डिस्कस करेंगे INSB तरीनी के बारे में। तो मैं उसको बता दूं पहले, तो ये जो तरीनी नाम है ना, ये एक मंदिर का नाम है। जो मंदिर है तारा तरीनी का मंदिर है, ये एक टेम्पल है उड़ीसा में, उसके नाम पर रखा गया है। तो ये बेसिकली इसको ये जो एक तरह से सबमरीन है एक तरह से, तो इसको इंडक्ट किया था इंडियन नेवल में। एक बेसिकली ना इंडियन नेवल सेलिंग व्हीकल है ये, मतलब घूमता रहता है ग्लोबली। और ये क्या करता है कि बहुत जो वाटर सैंपल होते हैं ना अलग अलग जगह से, ओशन से, वहाँ से वो कलेक्ट करता रहता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे उस जगह की, उस पानी की या उस जगह की मरीन लाइफ कैसी है। ठीक है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कैसी है, वहाँ पे जो ओशनोग्राफिक रिसर्च है उसको हेल्प कर देगा ये जो वाटर सैंपल है। ये चीज़ है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये एक जगह पे पहुँच गया है ये सेलिंग व्हीकल, वो उसको बोलते हैं पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो साउथ पैसिफिक ओशियन में है ये, एक जगह पॉइंट है जिसको ओशियानिक पोल भी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि कोई किसी भी तरह की कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, कोई वहाँ पर रहता नहीं है, कोई भी हैबिटेशन नहीं है। तो उस जगह को बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट ग्रेवयार्ड। इसको मतलब स्पेस क्राफ्ट ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई जैसे आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च की और बाद में अगर होता है जैसे 20 साल के बाद वो सैटेलाइट कभी काम नहीं कर रही है, मतलब वो वर्किंग नहीं है, तो क्या होगा कि जो भी कचरा रहेगा सैटेलाइट का वो इसी जगह में आ जाए, गिर जाएगा आके। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा ये भी बोला जाता है कि इसके आसपास ना कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस हैबिटेबल वाला। इसके अगर सबसे पास में कोई जगह है तो वो है इंडियन स्पेस स्टेशन, जो ऑलमोस्ट 400 से 450 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, तो बस इतना ही इसके बारे में पॉइंट आपको पता होना चाहिए, पॉइंट नीमो क्या है बस। और ये कहाँ पर है, इस साउथ पैसिफिक में है। और INSB तरीनी जिसका नाम है वो जो तारा तरीनी है, एक जो मंदिर का नाम उड़ीसा में उसके नाम पर रखा है। इतना ही इम्पोर्टेंट है बस। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल, अगला आर्टिकल है वो घाघरा रिवर के बारे में। तो जो घाघरा रिवर है बेसिकली एक मानसून रिवर है। मतलब जब भी मानसून आता है पानी, तो जब पानी उसमें आता है तभी एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, और इसका ओरिजिन बेसिकली क्या है, जो शिवालिक हिल्स हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से होता है। ये फ्लो करती है हरियाणा और राजस्थान से। ठीक है, और ये ड्राइंग अप हो जाती है और उसके बाद ये मतलब चली जाती है थार डेजर्ट में और वहाँ पर जाके सूख जाती है। ठीक है, घाघरा रिवर जो पाकिस्तान में बहती है, बोला जाता है कि वो इसी का कॉन्टिन्यूशन है घाघरा रिवर का। ठीक है, और बोला ये भी जाता है कि जो सरस्वती रिवर है ना, जो अब सूख चुकी है, जो अभी है नहीं एग्जिस्टेंस में, वो एक्चुअली घाघरा रिवर वही सरस्वती रिवर है। जो पहले सरस्वती थी अब वो घाघरा रिवर है, ये बोला जाता है। और कुछ चीज़ और भी जानने के लिए, जैसे कालीबंगन राजस्थान में है। बहुत सारी जो हड़प्पन सिटी थी इंडस वैली में, जो सिटी पाई गई थी, जैसे कालीबंगन जो राजस्थान में, वो घाघर रिवर के ऊपर है। और राखीगढ़ी हरियाणा में, वो भी घाघर और हाकरा रिवर के ऊपर है।
और बनावली जो हरियाणा में है अगेन, वो सरस्वती रिवर के ऊपर है। लेकिन अभी जैसे बोला ना मैंने कि बोला जाता है कि घाघर रिवर सरस्वती रिवर का ही रूप है। हम उसी के बाद एग्जिस्टेंस पे आई है, तो वो भी इसी के ऊपर है। ठीक है, तो यही तक डिस्कशन था आज। तो हम लोग डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं आज। ठीक है, बस। सो थैंक यू।